इलास्टिसिटी, अब इसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा। अब उसके बारे में डीप में पढ़ाई करते हैं। तो तुमने बचपन में कुछ चीजों से खेल रखा होगा, जैसे कि रबर बैंड और स्प्रिंग, और तुम्हें पता है कि ये चीजें होती हैं इलास्टिक। आओ इसे लिख लेते हैं। इलास्टिक चीजों का एग्जाम्पल ये हो गया एक रबर बैंड या फिर एक स्प्रिंग। ये चीजें होती हैं इलास्टिक। अब कुछ चीजें होती हैं नॉन इलास्टिक, जैसे कि क्ले या फिर मड या कीचड़। ये चीजें होती हैं नॉन इलास्टिक। अब इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे ये है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ। कैसे हम कुछ चीजों को इलास्टिक बोल पाते हैं और कुछ और चीजों को हम नॉन इलास्टिक बोल पाते हैं। तो असल में हो ये रहा है कि अगर तुम एक रबर बैंड लो और उस पर एक फोर्स लगाओ, एक डीफॉर्मिंग फोर्स, तो इसका जो शेप है ना वो डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे तो वैसे ही रबर बैंड वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। सेम चीज हो रहा है यहाँ स्प्रिंग के साथ भी। जब हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप बदल जाएगा, ये थोड़ी इलोंगेट हो जाएगी या फिर कंप्रेस हो जाएगी। और जैसे ही हम उस फोर्स को हटाएंगे तो ये स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। लेकिन सेम चीज नॉन इलास्टिक चीजों के साथ नहीं होता है। अगर मैं इस क्ले को पकड़ के खींचूं, इस पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं और फिर उस फोर्स को हटा दूं ना, तो इसका शेप चेंज हो चुका होगा, ये थोड़ी सी घिंच जाएगी। तो ऐसा ही हो रहा है मड के साथ भी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच इफ वी रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स from an object, then that object regains its shape. ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे रबर बैंड के साथ भी और हमारे स्प्रिंग के साथ भी, और ऐसा नहीं हो रहा है हमारे क्ले के साथ और मड के साथ। इसलिए हम इन दोनों को नॉन इलास्टिक बोलते हैं। लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर मैं तुम्हें एक स्टील बॉल दूं और कहूं कि ये बताओ कि ये स्टील बॉल इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तो मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को पॉज करो और एक बार इस डेफिनेशन के अनुसार इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। तो जब मैंने पहली बार इस सवाल को पढ़ा तो मुझे तो पूरा यकीन था कि स्टील एक नॉन इलास्टिक बॉडी है, क्योंकि स्टील मुझे जहां तक पता है ये एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी को तो हम डिफॉर्म ही नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। अगर तुम किचन में जाओ और एक स्टील का स्पून उठाओ और उसे मोड़ो तो वो स्पून मुड़ जाएगी। तो यानी कि डिफॉर्म तो हो सकती है स्टील, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये एक नॉन इलास्टिक मटेरियल ही है, क्योंकि जैसे ही तुम उस चम्मच से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे, रिमूव करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि चम्मच वापस अपना शेप को रीगेन कर ले। तो अगर चम्मच ऐसा नहीं कर पा रही है तो हम कहेंगे कि स्टील नॉन इलास्टिक है। लेकिन ये भी ट्रू नहीं होगा। स्टील असल में एक इलास्टिक बॉडी है। अगर तुम किचन में जाके एक चाकू उठाओ और चाकू को हल्का सा बेंड करो, तो यानी कि चाकू डिफॉर्म हुई, क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया, वो बेंड हो गई ना। और वैसे ही तुम उसे अगर जैसे ही छोड़ोगे तो वो चाकू वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। यानी कि चाकू एक इलास्टिक मटेरियल है। यानी कि चाकू या फिर स्टील एक इलास्टिक मटेरियल है। और एक और एग्जांपल होगा कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है ये भी तो स्टील का बना होता है अक्सर। जैसे कि पेन में जो स्प्रिंग है वो स्टील का बना हुआ होता है। उसे अगर तुम कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो रही है, और जैसे ही तुम उसे छोड़ोगे तो वापस अपने शेप में आती है। यानी कि वो भी एक इलास्टिक मटेरियल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि स्टील इज इलास्टिक। और उसे लिख लेते हैं। स्टील भी एग्जाम्पल है एक इलास्टिक मटेरियल का। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि तुम्हारी ह्यूमन बॉडी की बोन, हड्डियां, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो ये भी एक्चुअली में इलास्टिक मटेरियल है। अगर तुम बहुत ही ज्यादा वेट उठा लेते हो ना, तो तुम्हारी हड्डियां जो है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाती हैं। बहुत हल्का कंप्रेशन होता है, लेकिन फिर भी कंप्रेशन होता है। और जैसे ही तुम उन वेट्स को हटाते हो, जैसे ही तुम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हो, वैसे ही तुम्हारी हड्डियां वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाती हैं। तो इन केसेस में हो क्या रहा है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के कारण कुछ कुछ डिफॉर्मेशन तो आता है, पर वो डिफॉर्मेशन इतना छोटा होता है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। और जैसे ही उस डिफॉर्मिंग फोर्स को तुम हटाओगे तो वैसे ही वो डिफॉर्मेशन गायब हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपने नेचुरल स्टेट, नेचुरल लेंथ में वापस आ जाती है। तो इसलिए स्टील और बोन ये भी एग्जांपल्स हैं इलास्टिक मटेरियल के। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि ऐसा क्या है इलास्टिक मटेरियल में जो कि इन्हें मदद करता है अपना शेप रीगेन करने में। तो ये जानने के लिए हम एक रबर बैंड के एटॉमिक लेवल पे जूम करने वाले हैं। तो अब मैं इनके दो एटम्स बना देता हूं, दो नेबरिंग एटम्स को आजू बाजू बना देता हूं। अब इन एटम्स के बीच में एक फोर्स होगा। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रबर बैंड है ये नेचुरल लेंथ में है, तो ये जो एटम्स है ना ये इक्विलिब्रियम पे होंगे।
इनके बीच में कोई नेट फोर्स नहीं होगा, नहीं अट्रैक्टिव नहीं रिपल्सिव। लेकिन अगर मैं इस रबर बैंड को पकड़ के खींच दूं तो यानी कि ये एटम्स चले गए हैं दूर एक दूसरे से, कुछ ऐसे। तो इस केस में इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना वो हो जाएगा अट्रैक्टिव। वो कोशिश करेगा इन दोनों एटम्स को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की। और अगर सिमिलरली मैं इन एटम्स को पकड़ के पास ले आता, मतलब कि इस रबर बैंड को पकड़ के मैं कंप्रेस कर देता, तभी तो एटम्स पास आएंगे, कुछ ऐसे। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना वो रिपल्सिव हो जाएगा। वो कोशिश करेगा इन दोनों को ढकेलने की और ढकेल के वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की। तो वैसे तो अभी हम बात नहीं करने वाले हैं इस फोर्स के बारे में कि कैसा फोर्स है, कहां से आया ये फोर्स, लेकिन अभी बस समझते हैं कि ये फोर्स कैसे बिहेव करता है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो एटम्स है ना ये एक स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, और जैसे ही तुम एटम्स को पकड़ के दूर ले जाओगे वैसे ही ये स्प्रिंग खिंच जाती है, इलोंगेट हो जाती है और कोशिश करती है इन दोनों को खींचने की वापस ओरिजिनल पोजीशन पे। और जैसे ही तुम इसे कंप्रेस करते हो तो वैसे ही ये स्प्रिंग भी कंप्रेस हो जाती है और ढकेलने की कोशिश करती है इन दोनों एटम्स को। तो वैसे ही जो पूरा रबर बैंड है ना ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये सारे एटम्स स्प्रिंग से बंधे हुए हैं एक दूसरे से, और जैसे ही हम इलोंगेट करते हैं रबर बैंड को वैसे ही सारे स्प्रिंग्स इलोंगेट हो जाते हैं और फिर कोशिश करते हैं सारे एटम्स को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की। और ऐसा ही कुछ हो रहा होगा स्टील और बोन के साथ। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर तुम एक स्प्रिंग लो और उस पर बहुत ही हाई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, बहुत ही बड़े फोर्स से इसे खींचो, तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो सकता है। ये स्प्रिंग परमानेंटली इलोंगेट हो गई है और ये अपने ओरिजिनल शेप में तो कभी वापस नहीं आ सकती है। अब अगर तुम एटॉमिक लेवल पे देखो तो यानी कि अगर इस एटम्स को, इन दोनों एटम्स को मैं बहुत दूर ले जाऊं तो ये दोनों एटम्स के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो खत्म हो जाएगी, यानी कि इलास्टिसिटी खत्म हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि इससे हमें पता चलता है कि इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है, हैज अ लिमिट। और इस लिमिट के ऊपर की अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली परमानेंटली डिफॉर्म हो सकती है और कभी अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगी। तो फिर कितना फोर्स इनफ होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए? तो ये तो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पे। हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग लिमिट होती है। जैसे कि यहाँ पे क्ले मान लो, ठीक है, तो क्ले के एटम्स को भी हम इमेजिन कर सकते हैं इस स्प्रिंग मॉडल से। इनफैक्ट किसी भी मटेरियल के एटम्स को हम स्प्रिंग मॉडल के नजरिए से इमेजिन कर सकते हैं। तो इनकी जो लिमिट होती है ना, क्ले की लिमिट, वो बहुत ही कम होती है और इन पे अगर तुम हल्का सा भी फोर्स लगाओ तो ये अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं। तो और इसलिए इन्हें हम नॉन इलास्टिक बोलते हैं। नॉन इलास्टिक मटेरियल्स हैव लो लिमिट और इसलिए इसे हम नॉन इलास्टिक या फिर प्लास्टिक मटेरियल्स बुलाते हैं। और मड के साथ भी सेम केस है, इसकी भी स्प्रिंग्स बहुत ही वीक होती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इलास्टिक मटेरियल लें जैसे कि रबर बैंड या फिर स्टील, तो इनकी जो स्प्रिंग है ना, एटम्स के बीच की स्प्रिंग, ये बहुत ही स्ट्रांग होती है। ये मान लो इनकी लिमिट बहुत ही हाई होती है, हाई लिमिट। इनमें तुम अगर अपने हाथ से भी फोर्स लगाओ, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो जो डिफॉर्मेशन होगा जैसे ही तुम फोर्स हटाओगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकते हैं। तो यानी कि हर एक मटेरियल ऑलमोस्ट इलास्टिक होती है, बस लेवल सबका अलग अलग होता है। किसी की लो लिमिट होती है, किसी की हाई लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती है। तो आओ अब एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। अगर मुझे कंपेयर करना हो दो ऑब्जेक्ट्स की इलास्टिसिटी तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे बोल पाऊंगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट ज्यादा इलास्टिक हो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इलास्टिक लिमिट कंपेयर करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट की। जिसकी इलास्टिक लिमिट ज्यादा होगी वो ज्यादा इलास्टिक होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज की इलास्टिक लिमिट ज्यादा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स झेल सकता है और उसके बाद भी वो अपनी शेप को रीगेन कर पाएगा। तो अब अगर तुम्हें ये पता है तो अब एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब दो, रबर ज्यादा इलास्टिक है या फिर स्टील? मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। तो अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। तो जब मैंने पहली बार ये सवाल सुना था तो मुझे लगा था कि जाहिर सी बात है यार, रबर ज्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि रबर जो है वो ज्यादा डिफॉर्म होता है, वो ज्यादा इलोंगेट हो सकता है। स्टील तो यार इतना डिफॉर्म होता ही नहीं है। स्टील को अगर मैं इतना ज्यादा डिफॉर्म करूंगा तो स्टील तो टूट जाएगी। लेकिन ये सही तरीका नहीं है सोचने का, क्योंकि देखो इलास्टिसिटी कंपेयर करने के लिए हमें ये नहीं कंपेयर करना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट कितना डिफॉर्म हो सकती है ना। हमें ये कंपेयर करना है कि किस ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी की लिमिट वो ज्यादा है। इसका मतलब कि कौन सी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स झेल के भी वापस अपना शेप रीगेन कर सकती है। जो ऑब्जेक्ट ऐसा कर पाएगी वही ऑब्जेक्ट ज्यादा इलास्टिक होगी। तो यानी कि इस केस में हमारा रबर बैंड वो बहुत ज्यादा डिफॉर्म होता है, लेकिन उससे हमें मतलब ही नहीं है, वो मैटर ही नहीं करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर रबर बैंड ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स झेल के वापस अपने शेप में वापस आ जाए
तो हम कहेंगे कि रबर बैंड ज़्यादा इलास्टिक है। तो ये पता लगाने के लिए आओ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं लूँगा एक स्टील की वायर को, यहाँ पे स्टील की मैं एक वायर लेने वाला हूँ, ठीक है, और इसी लंबाई की मैं एक रबर की बैंड लूँगा, ठीक है, सेम लंबाई और सेम शेप है, थिकनेस वगैरह सब कुछ सेम है। ये हो गया रबर बैंड। अब मैं दोनों में एक 50 किलोग्राम का वेट लटकाने वाला हूँ, 50 केजीज का वेट। तो देखो स्टील के साथ क्या होगा कि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन आने वाला है, थोड़ा सा एक्सपैंड करेगी स्टील, ठीक है, और जैसे ही मैं इस वेट को हटाऊंगा, इस 50 केजी के वेट को हटाऊंगा, वैसे ही स्टील अपने शेप में वापस आ जाएगी। लेकिन रबर बैंड के साथ क्या होने वाला है, तो रबर बैंड पे अगर मैं 50 किलोग्राम का वेट डालूं तो शायद तुम मुझसे अग्री करोगे कि रबर बैंड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होने वाला है, रबर बैंड बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसके बाद जब मैं 50 केजी का वेट बना लेते हैं, 50 केजी का वेट, इस वेट को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो वैसे ही ये रबर बैंड पूरा का पूरा वापस नहीं आ पाएगी अपने ओरिजिनल शेप में, इसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी। और इसलिए हम कहेंगे कि स्टील ज़्यादा बेटर इलास्टिक है कंपेयर टू रबर। तो देखो इस केस में स्टील में डिफॉर्मेशन तो बहुत ही कम हो रहा था और रबर में डिफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी स्टील इज़ अ बेटर इलास्टिक मटेरियल, क्योंकि स्टील 50 किलो का वेट भी झेल के वापस आ गई अपने ओरिजिनल शेप में। इनफैक्ट अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम एक्सपेरिमेंट अच्छे से करो तो तुम्हें पता चलेगा कि स्टील कुछ 1000 किलोग्राम का वेट तक झेल सकती है। 1000 किलोग्राम का मास भी अगर तुम इसमें डालोगे तो फिर ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ सकती है। लेकिन रबर बैंड में अगर तुम कुछ 10 या 20 किलो ही डाल दोगे ना तो रबर में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो यानी कि इसे समराइज करने के लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम्हें इलास्टिसिटी कंपेयर करना हो दो चीज़ों का, तो ये मैटर नहीं करेगा कि कौन सी चीज़ कितना डिफॉर्म हो रही है, ये मैटर करेगी कि कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स झेल के भी वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, किस चीज़ की इलास्टिसिटी की लिमिट वो हाई है।